हाय व्यूअर्स, स्टोरी ऑफ हिस्ट्री के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में, यानी पृथ्वी का अस्तित्व कैसे हुआ। कहते हैं कि आज से 3.5 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका से मिले अवशेषों के आधार पर इसकी एज 3.5 लाख वर्ष थी, यानी 3.5 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के पूर्वज पृथ्वी पर आ चुके थे। आदि मानव से लेकर होमो सेपियंस तक मानव का विकास धीरे धीरे चलता रहा और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी का विकास भी धीरे धीरे होता गया। क्रेनियल कैपेसिटी के विकास के कारण अब मनुष्य ने पृथ्वी पर सोचना आरंभ कर दिया था। उसने बहुत सारे प्राकृतिक रहस्यों की खोज की, प्रत्येक रहस्यों को सुलझाया, मगर कुछ रहस्य ऐसे भी थे जिनकी खोज वो आज तक नहीं कर पाया। चर्च के पादरियों की रूढ़िवादिता के कारण एक टाइम ऐसा आया जिसमें कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई, जिसे साइंस इन डार्क एज कहा गया। परंतु गैलीलियो एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने चर्च के सामने जाकर कहा कि सोलर सिस्टम जियोसेंट्रिक नहीं बल्कि हीलियोसेंट्रिक है। सूर्य पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और इसी कड़ी में इमैनुअल कांट ने भी एक अपनी हाइपोथेसिस दी, जिसे इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। इमैनुअल कांट ने बताया कि जब समय का भी अस्तित्व नहीं था, तब ब्रह्मांड में गैसेस थी और गैसों के चारों ओर छोटे छोटे पार्टिकल्स। गैसेस गति की अवस्था में थी, परंतु कण विराम अवस्था में थे। ग्रेविटी के कारण कणों में गति उत्पन्न हुई और उन्होंने गैस के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। गैसेस को नेबुला कहा गया। कणों के घूमने के कारण उसमें फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई और ये ऊष्मा इतनी ज़्यादा थी कि इसका टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया। अब जब कण आपस में टकराने लगे, टकराते टकराते वो एक फॉर्म में जुड़े। एक्रेशन के कारण वो एक रिंग के फॉर्म में बाहर आ गए। मगर जॉर्ज लेमेंटर ने कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी हाइपोथेसिस न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं कर रही थी, जिसका फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। जब पार्टिकल विराम अवस्था में थे तो वो गति की अवस्था में कैसे आ गए? और जॉर्ज लेमेंटर ने नेबुलर हाइपोथेसिस को सिरे से नकार दिया और उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। उन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलर फॉर्म में था, जिसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण उस सिंगुलर फॉर्म के बहुत सारे टुकड़े हुए और वो टुकड़े एक दूसरे से दूर जाते रहे, जिससे स्पेस एग्जिस्टेंस में आया, यानी ब्रह्मांड का विकास हुआ। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से दूर जा रहे थे। कहते हैं कि एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी अगर इससे ज़्यादा हो जाती तब भी प्लैनेट्स का बनना मुमकिन नहीं था, और अगर इससे कम हो जाती तब भी प्लैनेट्स का बनना मुमकिन नहीं था। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा। एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट के 1.7 सेकंड्स के अंदर पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आ चुका था, पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ चुका था। एक्सप्लोजन इतना बड़ा और इतना विशाल था कि इसका टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हुआ, और इसीलिए जॉर्ज लेमेंटर ने इसे बिग बैंग यानी बड़ा धमाका कहा। एक्सप्लोजन से जो हीट उत्पन्न हुई, जो गैसेज उत्पन्न हुई, उनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन रासायनिक बंध के कारण एक दूसरे से करीब आई, और जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो गया तब हाइड्रोजन्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हुआ, जिससे रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न हुई। इस रासायनिक अभिक्रिया को न्यूक्लियर अभिक्रिया भी कहा गया, क्योंकि यह अभिक्रिया सूरज के अंदर हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रही थी। और यह अभिक्रिया सूर्य के अंदर आज भी ऐसे ही होती आ रही है, जिससे कि हीट उत्पन्न होती है, जो रेस के फॉर्म में पृथ्वी पर आती है। धमाका इतना विशालकाय था कि आज तक ब्रह्मांड का प्रत्येक कण गति की अवस्था में है, जबकि हमारा सोलर सिस्टम इस स्पेस का सिर्फ 0.1% है। 99.9% में ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई, और इस पृथ्वी पर ठंडी होने के कारण जो गैसेस ऊपर थी वही गैसेस
लिक्विड के फॉर्म में बदली और जिससे पृथ्वी पर वाटर बॉडीज भी आ चुकी थी, यानी पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व भी आ चुका था। टाइम बीतने के साथ साथ पृथ्वी यूं तो सूर्य के चारों ओर पहले से ही घूम रही थी, मगर जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम हो रहा था वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति की ठोस वजह बनती जा रही थी। और इसीलिए इस पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नील ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मनुष्य कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। उसने अब इस जीवन को दूसरे ग्रहों पर भी खोजना शुरू कर दिया।